Okay, students, once again, welcome to my YouTube channel Seeko Eco with Sachin Jindal. And students, in the previous video, मैंने आपको first three chapters, that is Indian economy on the eve of independence, economic planning 1950-1990, and of course new economic policy, that is LPG, new economic reforms. में इन चैप्टर्स पे कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन पे क्या इंसिडेंट्स हुए, उनके बारे में आपको शेयर किया। अब उसके आगे पॉवर्टी चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। प्लीज ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी। तो पॉवर्टी से मैं अब आप स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद 1975 इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका पर्पस था ओवरऑल चाइल्ड की ग्रोथ करने के लिए मिड डे मील या उनके फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से जो उनके फूड को चेक करके मिड डे मील उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री एजुकेशन एंड ऑल जो भी प्रोविजंस रखे गए कि किस तरीके से टोटल चाइल्ड का डेवलपमेंट किया जाए। 1975 में ये प्रोग्राम आया। 1982 में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम जिसे कहते हैं, 20 पॉइंट्स रखे गए जिन उनमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए और उसके बेसिस पर कंट्री में उनको इम्प्रूव करने पर काम किया गया। मिड डे मील ऑफ कोर्स 1995 में ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो गया, जिसमें इस बात पर काम किया गया कि बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स गरीब है, पुअर है, कंट्री की अभी भी 22% पॉपुलेशन अराउंड आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि फ्री एजुकेशन या फ्री यूनिफॉर्म या फ्री बुक्स देने के बावजूद भी वो कहते हैं कि वो खाना नहीं दे सकते, तो वो कैसे भेजेंगे बच्चों को। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिए और गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स हैं आज, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स जो बच्चों को फ्री फूड फैसिलिटीज भी देते हैं, डेली बेसिस पे खाना भी देते हैं। वही मिड डे मील स्कीम है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स एनकरेज हो टू सेंड देयर चाइल्ड टू द स्कूल। नेक्स्ट है आपका 1997 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। उसके बाद है आपका 1999 में स्वर्ण उसी शहरी रोजगार योजना के सक्सेसफुल होने के बाद 2 साल बाद ग्राम रोजगार योजना लाई गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसी को आज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से भी आप जानते हैं। 2001 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन डियर स्टूडेंट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी जो 2001 में लॉन्च की गई रूरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, और इसका फायदा भी बहुत हो रहा है। 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, लोगों को काम दिया जाए और काम कम से कम इतना काम उनको मिल जाए, जॉब मिल जाए कि वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर आकर अपनी पॉवर्टी लेवल को इतना तो कम कर सके कि कम से कम उन्हें खाने को मिले। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके 2005 में मनरेगा प्रोग्राम के नाम से लाया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो लाया गया, इसी को बाद में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के नाम से भी जाना गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका 2012 में क्या स्पेशल हुआ। तो देखिए 2012-13 के सेशन में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के, इसे आजीविका मिशन भी कहते हैं, आजीविका मतलब रोजी रोटी, काम, रोजगार, ये यही मिशन है जो आपने ये ऊपर देखा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। वही 12-13 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बन गया। तो पेपर में 1 मार्क में पूछता है, आपको ध्यान रखना है, आजीविका के नाम से ये बताया गया है। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 2014 में आप सभी को पता है जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आई, जीरो बैलेंस अकाउंट स्कीम, जिसमें वो लोग जो बैंक में जाकर अपना पैसा जमा ही नहीं कराते क्योंकि उनका कोई अकाउंट ही नहीं है, और अकाउंट इसलिए नहीं है क्योंकि मिनिमम बैलेंस रखने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनको इस तरीके का अकाउंट ऑफर किया जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट स्कीम, यानी कोई बैलेंस मिनिमम नहीं रखना, आप जाके बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, चैप्टर 5 है ये आपका, जो करंट चैलेंजेस से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी के करंट चैलेंजेस से रिलेटेड और इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो डिस्कस करते हैं। 7 5-year प्लान ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। एक्चुअली जो प्लानिंग्स जब चल रही थी तो प्लानिंग्स होते हुए 7 5-year प्लान जो है आपका, वो लास्ट प्लान था 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले, और उसी में इसका प्रोविजन रखा गया
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, यानी ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल बनाया जाए, मतलब कि उसे एजुकेट किया जाए, उसे हेल्थ फैसिलिटीज मिले ताकि वो स्किल्ड हो और कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, ह्यूमन कैपिटल कर सके। अच्छा, 1964-66 में एजुकेशन कमीशन सेटअप किया गया, जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि एजुकेशन पे देश की जीडीपी का एटलीस्ट 6% शुड बी स्पेंट, यानी कम से कम 6% तो खर्च होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक भी सिर्फ 4.02% ही खर्च कर पा रहे हैं, बट ये एक डेटा है कि कम से कम 6% खर्च होना चाहिए था, तो पेपर में पूछता है, आपको ध्यान रखना है। 1987-88 में नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय आप देखते हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी पूरी चेन है ऑल ओवर इंडिया में। इसी तरीके से नवोदय विद्यालय का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया 87-88। 1998 में तापस मजूमदार कमेटी जो थी, तापस मजूमदार कमेटी ने 6 to 14 एज के स्टूडेंट्स को स्कूल एजुकेशन कंपलसरी करने का प्रोविजन रखा। एंड 2004 में एजुकेशन सेस भी लगाया गया इसके लिए, यानी कि आप अगर मैकडी का एक बर्गर भी खरीद रहे थे उस टाइम पे तो एक एजुकेशन सेस लगता था उसके लिए, जिसका पर्पस था कि इस सेस यानी एक तरीके का टैक्स जिसके पैसे को एजुकेशन को स्प्रेड करने पे, डिसेमिनेट करने में, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट करने पर खर्च किया जाए। 2009 में फाइनली राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिसका पर्पस था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री का यूथ पढ़े लिखे और आगे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज आपका राइट ऑफ एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, ये 2% रखा गया, बाद में रिड्यूस करके 0.5% किया गया। एंड आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी अभी ये नहीं दिखाई देता। अब आते हैं रूरल डेवलपमेंट, द लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म 1 इन ऑफ इंडियन इकोनॉमी दैट इज गोइंग टू बिकम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1955 में क्या हुआ? एसबीआई सेटअप इंडिया के अंदर, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यू ऑल नो दैट। 1969 में मल्टी एजेंसी सिस्टम फॉर क्रेडिट एंड सोशल बैंकिंग, मतलब कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। बिफोर 1969 ब्रांच खोलना अलाउड नहीं था किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, बट उसके बाद ब्रांच खोलना अलाउ किया गया, जिससे रूरल एरिया के डिफरेंट पार्ट्स में ब्रांच खोली गई बाय द एसबीआई और कमर्शियल ऑल द कमर्शियल बैंक्स। और उसकी वजह से फायदा क्या हुआ? रूरल एरिया में रहने वाले लोग जो कि मनी लेंडर्स, कमीशन एजेंट, ट्रेडर्स, इनके हाथों में फंसे रहते थे और एक्सप्लॉइट होते थे, उनको कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ से लोन मिलना स्टार्ट हुआ। 1982 में वंस अगेन, मैंने पहले भी बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ, जो कि एपेक्स बैंक है आरबीआई की ही तरह, बट इसका प्रोस्पेक्टिव होता है जितने भी रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ को देखना, फार्मर्स को लोन आसानी से मिल रहा है, इन सब चीजों को सुपरवाइज करना, और फार्मिंग के अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी लोन प्रोवाइड करना। 1991 से 2003 के बीच में इंडिया में हनी एंड एरोमेटिक प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरीके के क्रॉप का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, तो इसे हॉर्टिकल्चर कहा गया, बागवानी कहते हैं इसको हिंदी में। और जिस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा फला फूला, उसे गोल्डन रिवोल्यूशन पीरियड कहते हैं। तो 1991 से 2003 का पीरियड इट वाज अ गोल्डन रिवोल्यूशन पीरियड। 1995 में क्या हुआ? कुदुम्बाश्री पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम केरला में लॉन्च हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। 1970 में से लेके 1995 के बीच में ऑपरेशन फ्लड, यानी मिल्क के प्रोडक्शन में रिवोल्यूशन आया, और गुजरात में ये स्टार्ट हुआ था। 1973 की बात है, जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने फार्मर्स को, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, उनको एनकरेज किया, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, यूनिफॉर्म किया, और उनको बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक अमूल कंपनी के साथ टाई अप कराया, जिससे अमूल को भी रेगुलर मिल्क सप्लाई होना शुरू हुआ, और मिल्क प्रोड्यूसर्स को रेगुलर बिजनेस मिला, काम मिला, और सबका फायदा हुआ। इंडिया में भी बहुत बल्क क्वांटिटी में मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। 2005-06 आप देख रहे हैं ये, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2005-06 की बात हम कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 2005-06 में इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे हमने बताया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का। और क्या हुआ फिर उसके बाद 2014 में संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई,
हालांकि इसको हम अपने पॉवर्टी चैप्टर में डिटेल करते ही हैं, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। संसद आदर्श ग्राम योजना में बेसिकली रूरल डेवलपमेंट करने के लिए ये कहा गया कि 2014 से 15 यानी 1 ईयर के टाइम पीरियड के बीच में एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक विलेज चूज करना है और उस विलेज को मॉडल विलेज बनाना है। शर्त यह है कि वो विलेज उनका अपना नहीं होना चाहिए, वो विलेज उनका अपना नहीं होना चाहिए। तो इससे बहुत सारे विलेजेस एक साथ डेवलप होंगे। फिर उनको एक और टारगेट दिया गया कि 2019 तक 2 और विलेजेस को डेवलप करना है, यानी एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अराउंड 3 विलेजेस डेवलप करेंगे। तो इससे 1500 से ज्यादा विलेजेस डेवलप हो जाएंगे और कंट्री को एकदम से ही रूरल डेवलपमेंट दिखाई देगी। तो दिस वाज द पर्सपेक्टिव। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो।